जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसको कम से कम बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कि इनकम टैक्स होता क्या है, ये किस किस इनकम पे लगता है, किसको इनकम टैक्स पे करना होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए अगर आप एज ए सीनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट क्लर्क की पोस्ट पे भी जा रहे हो। तो अब मैं बिल्कुल जो बेसिक पॉइंट के साथ आपको प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताऊँगा। ये वो टॉपिक है जो कि आपको पता ही होना चाहिए, और एक अकाउंटेंट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एक देखने को मिलेगा। पहले तो हम बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम अकाउंट्स जॉब से रिलेटेड जो हमारा एग्ज़ाम होना है सीईटी मेंस का, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में हमें 20% वेटेज जो कि हरियाणा जीके की मिलेगी, और साथ ही 10% वेटेज के साथ कंप्यूटर आएगा, और 70% अकाउंट सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस है हमारा। तो इसमें हम देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सभी टॉपिक्स आपके किस किस बुक में से कवर होंगे, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मोस्टली ये सभी टॉपिक +1 +2 बीकॉम इन्हीं बुक्स में से लिए गए हैं। एक्चुअली सभी बुक्स का जो इंडेक्स होता है उन्हीं को पूरे का पूरा इंडेक्स डाल दिया गया है, और ये इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस हो चुका है जो कि स्टडी करना सबके लिए मुश्किल है। इन लास्ट के 2-3 महीने में इस इतने बड़े सिलेबस को कवर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये हमें मोस्टली एमबीए के एग्ज़ाम्स में भी एमबीए, बीकॉम, इस तरह के बड़ी जो मतलब ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड बुक्स हैं, उन सभी से ये हमें हमारे टॉपिक्स लिए गए हैं। उन सभी पूरी बुक्स को ही डाल दिया गया है, एक तरह से हमें ऐसे लग रहा है। तो आज मैं बात करूँगा एक एक करके कि किस टॉपिक को आप किस कवर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, पहले हम इनकम टैक्स टॉपिक को देखते हैं जो कि बीकॉम से लिया गया है। देखिए इनकम टैक्स टॉपिक है, तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस किस तरह है। तो दोस्तों ये इनकम टैक्स का सिलेबस है। देखिए इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, कंसेप्ट, टैक्स मैनेजमेंट, बेसिस ऑफ चार्जेस, हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। मतलब आपको इस टॉपिक को अगर कवर करना है तो आप इसको ऊपर से ही पढ़ लो। मतलब जो भी हेडिंग दे रखी है उनको आपको डिटेल में या डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑप्शनल बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम इस टॉपिक को किस बुक में से कवर कर रहे हैं मैं वो बताता हूँ आपको। दोस्तों ये ज़्यादातर टॉपिक्स जो हैं वो हमारे बीकॉम की बुक्स में से ही कवर हो जाएंगे। तो आप ये इनकम टैक्स की बीकॉम की बुक है, इसमें से इस टॉपिक को कवर कर सकते हो, जो कि इनकम टैक्स का हमारा टॉपिक है। पूरे इनकम टैक्स पे बेस्ड बुक ही है। तो आइए देखते हैं कि सिलेबस किस तरह से दिया गया है इनकम टैक्स का। देखिए पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़नी है, कंसेप्ट, टैक्स मैनेजमेंट, बेसिस ऑफ चार्ज। ये देखिए इंट्रोडक्शन, और ये बेसिस ऑफ चार्ज, ये चैप्टर भी पढ़ना है हमने। हेड्स ऑफ इनकम में हमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेंस, अदर सोर्सेज, क्लबिंग एंड एग्रीगेटिंग, ये सब कुछ हम ये जो सभी टॉपिक्स हैं, जैसे कि देखिए कैपिटल गेंस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। साथ ही दोस्तों जो हमारे और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्रोविजंस रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेज, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, computation of income tax and tax liability of individual and HUF, computation of total income and tax liability of firm, deduction of TDS, tax at source, advance payment of tax, income tax authorities and their powers। तो ये सभी टॉपिक्स हम ऊपर से कवर करेंगे। जैसे कि इनकम टैक्स एंड अथॉरिटीज़, मतलब जो बेसिक होता है इनकम टैक्स का, जो हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे आज हम। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह कवर कर रहा हूँ इन टॉपिक्स को। तो आइए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको अपने नोट। तो दोस्तों जहाँ तक मैं इस सिलेबस को समझ पाया हूँ, इनका मेन मतलब यही है कि ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसको कम से कम बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कि इनकम टैक्स होता क्या है, ये किस किस इनकम पे लगता है, किसको इनकम टैक्स पे करना होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए अगर आप एज ए सीनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट क्लर्क की पोस्ट पे भी जा रहे हो। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ थोड़ा सा इनकम टैक्स का बेसिक डिस्कस करूँगा। जानेंगे हम कि इनकम टैक्स है क्या, और बिल्कुल बेसिक जो होता है हमारा, कहते हैं हम असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ इनकम टैक्स का बिल्कुल बेसिक डिस्कस करूंगा। जैसे कि हम जानते हैं कि टैक्स दो तरह का होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स और एक हम कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गुड्स एंड सप्लाईज पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, जो कि मैन्युफैक्चरर और सप्लायर को देना होता है।
ये एक तरह से हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में लगता है, बट जो इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट फॉर्म में लगता है, डायरेक्टली इनकम पे लगता है। इनकम टैक्स के बारे में अब बात करें हम तो इनकम, एवरी पर्सन whose income for previous financial year exceeds minimum taxable limit liable to pay income tax during current financial year। वो कोई भी इंसान जिसकी इनकम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारी टैक्सेबल लिमिट या जो भी हम कह सकते हैं कि स्लैब्स फिक्स हैं उससे ज़्यादा होती है, तो उसको जो भी जितनी भी इनकम उसकी ज़्यादा हुई है उन स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है। ये एक एनुअल टैक्स है इनकम पे। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर की जो भी इनकम होगी वो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर पे लगेगा उस पर इनकम टैक्स, और वो एक एप्लीकेबल रेट पे लगेगा। टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट, मतलब जो भी टैक्स रेट्स होते हैं, जो भी हम कह सकते हैं स्लैब्स होते हैं, वो फाइनेंस एक्ट के द्वारा फिक्स होते हैं। टैक्स इज चार्ज ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। टोटल इनकम पे मतलब कि ये टैक्स लगता है हमारा, ग्रोस इनकम पे नहीं। हम मान के चलते हैं कि ये टोटल इनकम पे टैक्स लगता है। इनकम टैक्स इज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी। रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग द इनकम इज क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स। देखिए जैसा कि हमें सिलेबस में भी दिया गया है, 5 हेड्स को हमें जरूर पढ़ना है। हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज। तो ये हमारे 5 हेड्स होते हैं इनकम के। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। स्टेप्स टू कंप्यूट इनकम ऑन द असेसी। अब हम स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले हमें इनकम के बारे में पता होना चाहिए, इनकम टैक्स से पहले, जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। देखिए, क्लासीफाई इनकम अंडर ईच ऑफ 5 हेड्स, देन डिडक्ट डिडक्शंस एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट हेड ऑफ इनकम। डिडक्शंस के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये देखिए हमें डिडक्शंस के बारे में बता रखा है 80C टू 80U। जो भी डिडक्शंस लगती हैं इन सभी डिडक्शंस के बारे में पता होना चाहिए हमें। तो पहले हमें इनकम को 5 हेड्स में क्लासीफाई करना है, उसके बाद उस पर जो जो डिडक्शंस लगती है हम उसको डिडक्शंस को लगा के फिर हमें जो भी इनकम आएगी उसके ऊपर हम इनकम टैक्स लगाएंगे। ये देखिए, असेसी मीन्स ए पर्सन हु इज़ लायबल टू पे टैक्सेस। असेसी वर्ड जो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ उसका मतलब ये है वो एक ऐसा पर्सन है जो कि टैक्स पे करने के लिए लायबल है। द बैलेंस ऑफ अमाउंट लेफ्ट अंडर ईच हेड ऑफ इनकम इज इट्स असेसेबल इनकम। मतलब जितनी भी जैसे जो जो अलग अलग हमारे हेड हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, वहाँ जितनी जितनी इनकम लेफ्ट होगी वो उसकी असेसेबल इनकम है। टोटल ऑफ असेसेबल इनकम ऑफ ईच हेड एंड एग्रीगेट ऑफ ऑल दीज इनकम्स इज कॉल्ड ग्रोस टोटल इनकम। मतलब जो भी हमारी ये असेसेबल इनकम आ जाएगी वो हमारी ग्रोस टोटल इनकम होगी। उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम के ऊपर हम जो भी डिडक्शन लगाएंगे 80C टू 80U के अंडर, तो उसके बाद उन डिडक्शन को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो इनकम आएगी वो हमारी टोटल इनकम होएगी। और इनकम टैक्स हर बार टोटल इनकम पर ही लगता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे ग्रोस इन टोटल इनकम के बारे में भी पूछा जा सकता है कि डिडक्शन से पहले वाली जो इनकम होती है वो ग्रोस टोटल इनकम होती है, लेकिन डिडक्शन के बाद जो इनकम आती है वो हमारी टोटल इनकम होती है। तो अब हम 4th पॉइंट में देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल इज देन कैलकुलेटेड ऑन दिस टोटल इनकम अकॉर्डिंग टू द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द फाइनेंस एक्ट। मतलब जो भी अब हमारी टोटल इनकम आ गई, अब हमें उसके ऊपर टैक्स लगाना है अकॉर्डिंग टू, जैसे कि 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है तो 5 लाख तक तो कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आपकी इनकम 5 लाख से बिलो है। अगर आपकी 5 लाख से अबव है तो जो भी स्लैब्स है हमारे उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। तो इनकम इंक्लूड्स, पहले हमें इनकम के बारे में इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो कि ऑप्शनल बेस में आपको देखने को मिल सकती हैं और ये आपको पता भी होनी चाहिए। इनकम क्या क्या होती है? एक तो प्रॉफिट हो सकता है आपको कहीं से भी, डिविडेंड अगर आपने शेयर्स वगैरह ले रखे हैं तो डिविडेंड हो सकता है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड, कहीं से आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया, या चैरिटी के थ्रू कहीं से मिल गया किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बड़ी बड़ी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड वगैरह मिलती है, या फिर गेम और स्पोर्ट जैसे कि आपको KBC वगैरह से, या यूनिवर्सिटी की फ़ीस, प्रोफेसर की फ़ीस होगी, मतलब आपको कहीं से भी पैसा आ रहा है आपके पास तो वो एक तरह से आपकी इनकम है। और सरकार का कहना ये है कि आपको अगर कुछ भी अर्न कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना कंपलसरी है अगर आपकी इनकम किसी स्लैब से, जो भी स्लैब फिक्स है गवर्नमेंट के द्वारा, उससे एक्सीड करती है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, इसका कंक्लूजन यही है। उसके बाद हम देखते हैं वैल्यू ऑफ प्रिक्विजिट्स और सैलरी अंडर सैलरीज। प्रिक्विजिट्स हम कह सकते हैं जो भी हमें कमीशन मिल जाता है, मतलब इनकम से अलग जो इनकम होती है ना हमारी, जैसे कि आपको ओवर टाइम मिल गया, आपका काम करने का वेजेस मिल गए, तो इसके ऊपर भी एक
सर्टेन स्पेसिफिक लिमिट तक हमें एग्जाम्प्ट है, लेकिन उसके बाद आपको इसके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता है। एंड स्पेशल अलाउंस टू मीट एक्सपेंसेस और पर्सनल एक्सपेंस, लाइक जो भी आपको स्पेशल एक्सपेंसेस मिल गए उसके वो भी आपकी एक तरह से इनकम ही है। बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेड आता है, जैसे कि अर्निंग कैपिटल गेन, कोई भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, इंश्योरेंस में प्रॉफिट हो गया, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, अगर मान लो आप केबीसी में गए हो और आपको बहुत सारा पैसा मिल गया 1 करोड़ 2 करोड़, तो उसके ऊपर भी आपको फिक्स है एक टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज एज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, जो भी हमें सम रिसीव होता है एम्प्लॉयज़ के द्वारा, जो भी मतलब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो भी हम कहते हैं, तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि हमें वो भी हमारी एक इनकम है और उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो अब मैं बिल्कुल जो बेसिक पॉइंट के साथ आपको प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताऊंगा। ये वो टॉपिक है जो कि आपको पता ही होना चाहिए, और एक अकाउंटेंट का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एक देखने को मिलेगा। पहले तो हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर की। जैसे प्रीवियस ईयर हम कहते हैं ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज प्रीवियस ईयर। अगर मान लीजिए आपने 22-23 में इनकम अर्न करी है तो 22-23 ही हमारा प्रीवियस ईयर होगा। एंड नेक्स्ट ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल कॉल्ड असेसमेंट ईयर। और अगर उसके ऊपर टैक्स नेक्स्ट ईयर में लगा रहे हो तो वो आपका असेसमेंट ईयर होगा। इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड। इनकम टैक्स जो हमारा चार्ज होगा वो टोटल इनकम पर चार्ज होएगा, मतलब जो भी डिडक्शंस रही हैं हमारी, मतलब सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, इन सभी को ऐड करके, सभी इनकम्स को ऐड करके, उसके बाद जो भी डिडक्शंस रही हैं उनको डिडक्ट करके जो हमारी टोटल इनकम आएगी उसके ऊपर हमें जो भी स्पेसिफिक रेट है उनके ऊपर टैक्स लगाना होता है। तो ये होता है हमारा प्रीवियस ईयर। इसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर, द ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर इज़ नोन एज फाइनेंशियल ईयर। तो जो भी मान लीजिए अगर हमारा 23-24 असेसमेंट ईयर है तो फाइनेंशियल ईयर एक ईयर पहले होगा जो कि 22-23 होगा। ये देखिए एग्जांपल से आप अच्छे से समझेंगे। इनकम अर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2022 एंड 31 मार्च 2023 विल बी कंसीडर्ड अंडर करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23। ईयर दैट कम्स आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। देखिए अगर आप मैं असेसमेंट ईयर के बारे में डिटेल में बात करूं तो असेसमेंट ईयर होता है ईयर दैट कम्स आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। इट इज़ पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ड्यूरिंग विच इनकम अर्न ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इज टैक्स्ड। मतलब अगर आपकी 22-23 की इनकम है तो वो 23-24 में टैक्सेबल, 23-24 असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी। ड्यूरिंग विच इनकम अर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2022 एंड 31 मार्च 2023 द असेसमेंट ईयर वुड बी, ये देखिए 2023-24, तो हमारा असेसमेंट ईयर 2023-24 होगा। ईयर दैट कम्स आफ्टर फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल ईयर के जो अगला होता है उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो दोस्तों ये था इन तीनों के बारे में, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। अब हम बात करते हैं हेड्स ऑफ इनकम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये देखिए, हमें सिलेबस में दिया गया हेड्स ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, मतलब आपको इन सभी हेड्स के बारे में ऊपर से पता होना चाहिए। तो हेड ऑफ इनकम में हम देखते हैं ऑल काइंड ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 5 हेड्स। मतलब आपकी कोई भी टैक्सेबल इनकम है वो इन 5 हेड्स में से किसी ना किसी के अंडर जरूर आएगी। जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरीज, ये सेक्शन 15 से 17 ये आपको पता होना चाहिए सेक्शंस। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27 ये आपको ऊपर से पता होने चाहिए सेक्शन। गेन ऑफ बिजनेस 28 to 44, कैपिटल गेन्स 45 to 55 एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56 to 59। अब हम एक एक करके इन सभी हेड्स के बारे में जानेंगे। पहले हम सैलरीज के बारे में बात करते हैं। एनी रेम्युनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विसेज इज कॉल्ड सैलरी। मतलब कोई भी अगर एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और उसको कुछ भी सैलरी रिसीव हो रही है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो जो भी सैलरी उसको रिसीव हो रही है, जो भी रेम्युनरेशन उसको रिसीव हो रही है वो टैक्सेबल होगी हमारी, तो उसको हम सैलरी कहते हैं। सैलरीज फॉरेन सैलरी भी इंक्लूड करते हैं, मीन्स पेंशन, किसी तरह की पेंशन, चाहे रिटायर्ड पर्सन है या फिर कोई प्रोफेशनल है, जैसे कि कोई एडवोकेट है या अकाउंटेंट खुद है, बट वो उसको सैलरी तो रिसीव हो रही है तो वो भी सैलरीज के अंडर ही आएगी। इसी तरह से इनकम एंड सैलरी रिसिप्ट्स फ्रॉम अदर पर्सनस देन एम्प्लॉयर, प्रिक्वेस्ट, मतलब ओवर टाइम का कुछ काम हो गया हमारा, जैसे कि यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर की फ़ीस है, ये सब कुछ हमारा सैलरीज के अंडर आता है। इसके बाद अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो ये बेसिक चीज़ें जो सैलरी की आपको पता होनी चाहिए। देखिए सैलरी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है बेसिक सैलरी, एक होती है अलाउंस, एक प्रिक्वेट्स, एक होता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी।
पहले हम बेसिक सैलरी के बारे में बात करें तो बेसिक सैलरी में हमारा सब कुछ ये मिल के हमें ग्रोस सैलरी बना के देंगे, जो कि हमारी मतलब डिडक्शन से पहले। देखिए फॉर्म्स ऑफ सैलरी, पहले हम फॉर्म्स ऑफ सैलरी की बात करते हैं। सैलरी किस किस टाइप की होती है। देखिए एक तो होती है हमारी लीव सैलरी। मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई के पास लीव बची पड़ी थी, लेकिन उसने वो लीव नहीं ली और उसने उसकी जगह पे सैलरी मिल गई, जैसे कि अर्न लीव की फॉर्म में, मतलब उसको एक्स्ट्रा पैसे ही रिसीव हुए हैं और उसने लीव नहीं ली, तो ये भी एक तरह सैलरी की फॉर्म है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, डेथ के टाइम पे जो हमें इकट्ठा बहुत सारा पैसा मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, उसको कहते हैं डेथ कम ग्रेचुइटी। या फिर पेंशन मिल रही है किसी रिटायर्ड पर्सन की पेंशन हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसफर्ड बैलेंस। उसके बाद कंपनसेशन ऑफ रिटेंचमेंट, रिसिप्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर्स और लोकल अथॉरिटीज़ एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर कोई मान लो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, मतलब जो भी उसकी टाइम है रिटायरमेंट की उससे पहले रिटायरमेंट ले लेता है, उसको हम वॉलंटरी रिटायरमेंट कहते हैं। तो रिसिप्ट जो भी हमें मिल रही है उसकी, तो वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू भी हो सकती है। ये टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन वैल्यू ऑफ प्रिक्वेस्ट। अगर मान लीजिए कोई प्रिक्वेस्ट पर एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है तो वो भी हमारा एक सैलरी का ही फॉर्म है। उसी के बाद हम कह सकते हैं अदर रिसिप्ट्स आती हैं हमारी, बोनस हो गया, एन्युटी होगी, फीस एंड कमीशन, ये सब कुछ भी हमारे सैलरी के अंडर आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ टैक्सेबल अलाउंस की, जो सैलरी के जो भी हमें अलाउंस मिलते हैं ये 3 टाइप। इसके बाद हम पहले हमने देखिए बेसिक सैलरी के बारे में जाना, जो जो बेसिक सैलरी होती है। इसके बाद हमारी सेकंड फॉर्म है अलाउंस। ये आ गई अब हमारी अलाउंस। अलाउंस जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं टैक्सेबल अलाउंस, एक होते हैं अलाउंस एग्जाम्प्ट अप टू ए स्पेसिफिक लिमिट, जो एक स्पेसिफिक लिमिट तक एग्जाम्प्टेड है। उसके बाद होती है फुली एग्जाम्प्टेड अलाउंस। तो अगर अब मैं अलाउंस की बात करूँ तो देखिए अलाउंस कितने टाइप के होते हैं। देखिए पहले हम डियरनेस अलाउंस, जिसको डीए भी कहते हैं, फिक्स मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। मतलब ये तो आपको नेम से ही क्लियर होगा कि किसी को फिक्स मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, किसी को सर्वेंट अलाउंस मिल रहा है, या फिर हील अलाउंस या ओवर टाइम अलाउंस अगर किसी को मिल रहा है तो वो भी एक तरह से सैलरी का ही फॉर्म है। अलाउंस एग्जाम्प्ट अप टू ए स्पेसिफिक लिमिट, ये वो सब अलाउंस है जो एक स्पेसिफिक लिमिट तक एग्जाम्प्ट होते हैं, जो मतलब जिन पे एक स्पेसिफिक लिमिट तक कोई टैक्स नहीं लगता। जैसे कि इफ़ एम्प्लॉई इज लिविंग इन हिज ओन हाउस एंड ही इज गेटिंग HRA, फुल अमाउंट ऑफ HRA रिसीवेबल इज टैक्सेबल। जितना भी उसको एम्प्लॉई अपने घर में रह रहा है या फिर उसको वो कहीं भी रह रहा है, उसको रेंट नहीं पे करना पड़ा, तो उसको जितना भी HRA रिसीव होगा वो सभी वो पूरा टैक्सेबल है। और सैलरी के अंडर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन। इसी तरह से एक हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, एक हमारा होता है स्पेशल अलाउंस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर, स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूटी ऑफ ऑफिस। कोई भी ड्यूटी के टाइम पे जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा वो एग्जाम्प्ट रहेगा। स्पेशल एक्सपेंडिचर फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, ये किसी एक लिमिट तक एग्जाम्प्ट रहता है। मतलब आपको कोई भी ड्यूटी के टाइम पे जो भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है वो तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन जो भी हमारा पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो एक लिमिट। एक्सपेंसेस ऑफ ड्यूटी ऑफ ऑफिस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर, एकेडमिक यूनिफॉर्म, ये सब भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ड्यूटी के टाइम पे जो भी मतलब कि ड्यूटी के टाइम पे हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं ये वो हैं। और हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का 2000 रुपये यूज़ हुआ और 500 उसके यूज़ नहीं हुए, तो जो 2000 होंगे उस पर टैक्स लगेगा और 500 मतलब 2000 एग्जाम्प्ट होगा और 500 पे टैक्स लगेगा। डेली अलाउंस मतलब ये सभी हमारे ड्यूटी के टाइम के एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स दे रखे हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर टू मीट पर्सनल, अगर मान लीजिए कोई, इसमें हम बात करेंगे कि पर्सनल जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, बॉर्डर एरिया, रिमोट लोकेलिटी, डिफिकल्ट एरिया, डिस्टर्ब्ड एरिया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, ये एग्जाम्प्ट होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। उसके बाद चिल्ड्रन हाउस अलाउंस एग्जाम्प्ट अप टू 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन तक एग्जाम्प्ट होता है। मतलब इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी आपको देखने में को मिल सकते हैं HSSC के एग्जाम में। उसके बाद देखिए फुल्ली एग्जाम्प्टेड अलाउंस कौन कौन से, देखिए फॉरेन अलाउंस, सप्लीमेंट्री अलाउंस टू हाई कोर्ट जजेस, अलाउंस फ्रॉम UNO, प्री डेम अलाउंस, ये सब मतलब कि फुली एग्जाम्प्टेड अलाउंस। उसके बाद हम प्रिक्वेस्ट की बात करें, मीनिंग बेनिफिट एडिशन टू सैलरी, सैलरी से एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं उसको हम प्रिक्वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट फ्री एकोमोडेशन, कैश और होटल, मतलब कैश और काइंड की फॉर्म में अगर आपको किसी भी तरह की सैलरी की फॉर्म में एम्प्लॉयर के द्वारा मिल रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे कि होटल बिल्स पे कर दिए मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने, या फिर लोन्स पे कर दिया, डोमेस्टिक सर्वेंट अवेलेबल करा दिया, कोई शेयर्स दे दिए, तो ये सब कुछ भी एक तरह से हमारा सैलरी का ही एक पार्ट है।
और ये इनकम में इंक्लूड होता है। इंटरेस्ट फ्री फॉर लो, जैसे कि फ्री लोन हो गया, फ्री गुड्स हो गए, फ्री फूड हो गया, ये सब कुछ हमारे इसी में ही इंक्लूड होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं बस बाकी के अकाउंट्स के टॉपिक किन किन बुक्स में से कवर कर रहा हूँ, ये देखिए जैसे इनकम टैक्स में अभी हमने बात करी है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सैलरी तक, इनकम जितनी भी सैलरी होती है। इसके बाद हम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेंस, अदर सोर्सेज, इसके डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे, जितनी भी डिडक्शंस होती हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करेंगे, मतलब ये सब हम, या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की जो भी पावर्स हैं, ये सब कुछ हम कवर करेंगे नेक्स्ट में। उसके बाद ये देखिए ऑडिटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका उसी में से कवर हो जाएगा, बीकॉम की बुक्स में से ही। उसके बाद देख सकते हैं हम रिटेल का दोस्तों, ये बिजनेस स्टैट है, ये भी बीकॉम की बुक्स में से मिलेगा आप। तो बाकी टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इन सभी टॉपिक्स को किस किस बुक में से कवर कर रहा हूँ। अगर आप इन सभी के नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।